कि चुनाव जैसे ही आता है पार्टियों की गतिविधियां भी बदल जाती हैं। इस सवाल का क्या जवाब? आपने कहा चुनाव आती हैं, गतिविधियां बदल जाती हैं। हम लोग एनडीए का हिस्सा थे और एक ईमानदार हम लोग एनडीए का हम लोग साथी रहे हैं। ठीक है। और आप 2024 का अगर आप चुनाव देखें, हम लोग ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी हम लोगों ने एनडीए का साथ दिया। देखिए भैया क्या बात बोलते हैं, भैया क्या बात नहीं बोलते हैं, वो कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, वो यूटर्न लेते हैं हर बातों पे, उनका स्टैंड कोई क्लियर नहीं रहता है। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो बिहार की जनता देख रही है। वो उस मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं जब वो 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी का अपमान किया, हम अपमान का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा चिराग पासवान पर अगर कोई हमलावर होता है तो प्रिंस पासवान होते हैं। देखिए कैसे रिश्ते हैं आपके भाई के साथ? हमारे हम भाइयों का रिश्ता जी बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता है, लेकिन आप जो ये घिनौनी राजनीति इस तरीके से करने लग जाएंगे तो हम तो चुप नहीं रहेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि परिवार अगर एक साथ रहता तो जो पासवान परिवार का राजनीतिक रसूख था बिहार में, ये तो जग जाहिर है भाई। आपको लगता है एक पारिवारिक साजिश के तहत आपका टिकट कटा समस्तीपुर से? देखिए साजिश हो या जो हो, ये तो सब देख रहे हैं क्या है नहीं है। रही बात चुनाव लड़ने की नहीं लड़ने की, तो हम चुनाव नहीं लड़े। जब भैया ने सारे रिश्ते तोड़ दिए और क्योंकि उन्हें पार्टी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि भाई हमें पार्टी से मतलब है, हमें परिवार से मतलब नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मुख्यमंत्री बनेंगे अगर चिराग पासवान, तो छोटे भाई के तौर पर प्रिंस कितने खुश होंगे? अरे भाई वो बने हैं, उनके पार्टी के लोग तो अभी भी पोस्टर लगा रहे थे कि भाई बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव चाहिए। हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले वो लोग पोस्टर चला रहे थे और भैया बोल भी रहे थे कि भाई उन्हें बिहार बुला रहा है। एक भाई होने के नाते क्यों खुशी नहीं होगी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार की सियासत के उभरते युवा चेहरा, समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान आज हमारे साथ हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे, जानेंगे बिहार की सियासत में इनका अगला कदम, राजनीति में खट्टे मीठे रिश्ते, आने वाले समय में इनकी राजनीति किस तरफ बढ़ेगी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इनकी रणनीति आखिर क्या होगी। स्वागत करेंगे सबसे पहले प्रिंस राज पासवान आपका बिहार तक पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करिए, चूंकि दर्शक ये समझना चाह रहे हैं। मैं सवाल एक बार दोहरा देता हूं। दर्शक ये समझना चाह रहे हैं, उत्सुकता इस बात को लेकर के है कि प्रिंस राज पासवान की सियासत आखिर जाएगी किधर। एक तरफ से तो आप एग्जिट हुए, दूसरी तरफ एंट्री की बात कही जा रही है। दरवाजा कितना खुला है? दर्शकों को इस जवाब का इंतजार है। नहीं, हम लोग की पूरी तैयारी है, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और हम लोग सभी जिलों में जाके, सभी गांव पंचायत में जाके हम लोग सभा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोगों ने एनडीए का साथ छोड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने इसका ऐलान 14 अप्रैल को बाबू सभागार में किया था और तब से हम लोग जो है पूरी जोर शोर से हम लोग लग गए हैं और जो जनता का रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और जो आगामी बिहार चुनाव जो अभी अक्टूबर में है, इसमें एक बहुत ही एक अलग तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जनता, बिहार की जनता बिहार सरकार से जो उनकी शिकायतें उनकी हैं, जो वो जिस तरीके से वो एक ये खफा है, इसका परिणाम इस बार जनता जो है इस बार की चुनाव में दिखेगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, प्रिंस राज पासवान सांसद बनते हैं गठबंधन में, तब वो किसी और दल के साथ होते हैं। जनता के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि चुनाव जैसे ही आता है पार्टियों की गतिविधियां भी बदल जाती हैं। इस सवाल का क्या जवाब? एनडीए छोड़ने का नहीं, तो बड़ा कारण क्या रहा? आप देखें, जो अभी आपने जो बातें कही वो कहीं भी हम लोगों पर लागू नहीं होती है। आपने कहा चुनाव आती हैं, गतिविधियां बदल जाती हैं। हम लोग एनडीए का हिस्सा थे और एक ईमानदार हम लोग एनडीए का हम लोग साथी रहे हैं। ठीक है। और आप 2024 का अगर आप चुनाव देखें, हम लोग ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी हम लोगों ने एनडीए का साथ दिया, हम लोगों ने समर्थन दिया और जो विश्वास हम लोगों का जो उस वक्त हम लोग का जो विश्वास था उसको हम लोगों ने दर्शाया और चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी हम लोगों ने समर्थन दिया। हमें नहीं लगता है कि
हिंदुस्तान की राजनीति में किसी दल ने इस तरीके का निर्णय लिया होगा, ऐसा ऐसा एक तरफा समर्थन दिया होगा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी। लेकिन उसके बाद देखिए, ये मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे आप कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, ये सारा मान सम्मान का लड़ाई है। हम मान सम्मान हमने पूरे तन मन धन से हमने दिया, हमने एक तरफा दिया, लेकिन जब सामने से ही अगर अब मान सम्मान ना मिले तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आप दरवाजा खटखटाते हैं, कई बार मुलाकातें भी होती हैं, आप भी रहते हैं पशुपति पारस के साथ। दरवाजा कितना खुला है? क्या एंट्री हो चुकी है? क्या माना जाए उसे? आप जाएंगे उस तरफ? इस पर क्लियर स्टैंड आखिर जनता समझे तब तो। नहीं देखिए, आप जो इशारा करना चाहते हैं उनसे हमारा कोई नया रिश्ता नहीं है, कोई पहली बार हम लोग बातचीत नहीं हो रही है उनसे। उनसे पुराना रिश्ता हमारे परिवार का रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहा है। उनके साथ उन्होंने कई साल उन्होंने काम किया है। और दही चूड़ा का जब प्रोग्राम हम लोगों ने किया था उसमें वो लोग आए थे, घर पे आए थे। आदरणीय हमारे पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव जी आए थे, उस वक्त तेज प्रताप यादव जी आए थे घर पे। और अभी जब हम लोगों ने बड़े पापा का जब जयंती हम लोगों ने मनाया तो उस पे तेजस्वी यादव जी आए, घर पे आए। तो देखिए, ये मान सम्मान बढ़ाने वाली बात होती है। आपने उन्हें जाके आपने आमंत्रण दिया और वो लोग आके उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया और मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया। और ये रही गठबंधन की बात कि हम लोग किस गठबंधन में जा रहे हैं, तो इसका भविष्य में जल्द इसका हम लोग औपचारिक चुनाव नजदीक है, जनता इंतजार कर रही है प्रिंस जी कि कब आखिर गठबंधन होगा, क्योंकि सीटें भी तो तय होंगी। प्रिंस राज हो जाएगी, अभी जो होना है वो सब हो जाएगा। इसका औपचारिक ऐलान जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कितनी सीटों पर तैयारी आपकी? अभी देखिए, ये सारी बातें जो हैं, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, ये सारी बातें अभी हो रही हैं। और जल्द जैसे ही फैसला हो जाएगा, देखिए हमारे तरफ से या हमारे गठबंधन में कोई इसको लेके कोई भी झंझट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है, वो लक्ष्य है जो ये 20 साल से जो बिहार सरकार में जो ये एक व्यक्ति की जो बिहार सरकार है, ये इसको किस तरीके से हटाया जाए। ठीक है, आप चुनाव लड़ेंगे खुद? ये सवाल बड़ा है चूंकि आप सांसद रहे हैं समस्तीपुर के, इस बार आप चुनाव नहीं लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी है प्रिंस पासवान की? ये इस तरह की बातें काफ़ी हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जैसा हमने कहा, हमारी प्राथमिकता अभी पार्टी को लेके है, हमारी प्राथमिकता बिहार को लेके है। हमारी प्राथमिकता ये जो दलित विरोधी सरकार जो बिहार में चल रही है और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में चल रही है, इसको लेके है कि किस तरीके से ये सत्ता परिवर्तन हो, किस तरीके से जनता के हाथ में हम पावर दें, किस तरीके से जनता की बातों को हम लोग रखें। प्राथमिकता ये है और उसके क्रम में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको वो मंजूर होगा। आप इतनी बात कह रहे हैं बिहार सरकार को लेकर और आपके बड़े भाई, चचेरे भाई चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को। देखिए भैया क्या बात बोलते हैं, भैया क्या बात नहीं बोलते हैं, वो कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, वो यूटर्न लेते हैं हर बातों पे। उनका स्टैंड कोई क्लियर नहीं रहता है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो बिहार की जनता देख रही है। वो उन आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं, वो उस मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। जब वो 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी का अपमान किया, हम अपमान का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है, नल जल योजना में घोटाला हुआ है, हम उसके खिलाफ नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। वो ऐसी सी बातें करते थे। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया, आज जब उनकी वोट को उनको जरूरत पड़ी, तो जिनको वो गाली दे रहे थे उनका वो पांव छूने लग गए। तो इस पे आप क्या कहिएगा? ये तो साफ दर्शाता है। लेकिन सवाल ये है प्रिंस जी, आपके वो बड़े भाई हैं, राजनीतिक मतभेद अलग बात है, ये मतभेद ऐसा शुरू हुआ कि अब तो सोशल मीडिया पे मैं भी देखता हूं और दर्शक भी देखते होंगे, सबसे ज्यादा चिराग पासवान पर अगर कोई हमलावर होता है तो प्रिंस पासवान होते हैं। देखिए कैसे रिश्ते हैं आपके भाई के साथ? हमारे हम भाइयों का रिश्ता जी बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता है। और भैया से मेरा रिश्ता अक्सर बहुत अच्छा रहा। और अक्सर अच्छा रहा, अभी कैसा है? देखिए अभी तो बातचीत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन भैया से मेरा या हम भाइयों का, हम जैसे कृष्ण भैया हैं, हम हैं, यश है, चिराग भैया हो गए, इन जनरल हम लोग बहुत ही अच्छे से रहते थे। अभी चीजें अलग हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए वो तब की बात थी। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि हम भैया की तरफ हमलावर हैं,
तो हमें हमलावर होने की क्या जरूरत पड़ी? पहले तो हम कभी नहीं हुए। नहीं हुए, जब बिल्कुल। जब जब भैया मीडिया में 10 बातें बोलने लग गए थे, झूठ झूठ बोलने लग गए थे, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आप तब कह रहे भी हैं कि झूठ बोल रहे हैं तब चिराग भी पासवान। आप देख लीजिए ना, हम्म। आप कब वो सच बोलते हैं। लेकिन जब जब वो बातों को रख रहे थे, तब तब हमने कभी कभी कुछ नहीं कहा। हमने उनके ऊपर कभी कोई बात नहीं की। मीडिया हमारे पास आती थी, मीडिया बोलती थी आप कुछ बोलिए बोलिए बोलिए, हम कहते नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारी माँ के ऊपर झूठा एफआईआर करा दिया, हमको भी केस में फंसाया, तब भी हम कुछ नहीं बोले। लेकिन अच्छा, जब आपको केस में हमको चिराग भी फंसाया। पासवान ने फंसाया? हाँ, आप देख विस्तार से लीजिए। बताइए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। आप देख लीजिए उनका चिट्ठी में जो उन्होंने निकाला। लेकिन जब हमारी माँ पे उन्होंने एफआईआर किया, फर्जी एफआईआर किया, तब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इस तरीके की घिनौनी राजनीति किसी भी तरीके से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके से इसको सही नहीं ठहरा सकते। आप कह रहे हैं आप भाई हैं और मधुर संबंध रहे हैं पहले आपके। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से एक राजनीतिक शून्यता भी आई और परिवार में एक बड़ा गैप आ गया, बहुत बड़ा मतभेद हो गया। क्या वजह रहे? चिराग पासवान पशुपति पारस पर भी आरोप लगाते हैं, कह रहे हैं कि हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश हुई, जो चिराग पासवान अक्सर मीडिया में बात कहते हैं। उस पर आपकी तरफ से क्या देखिए, कहेंगे? भैया और पापा में चीजें जैसी थी वो आपको पापा अच्छे से समझा पाएंगे। और लेकिन अगर आप मेरे पे कोई बात लाते हैं, हमारे बारे में आप कुछ कहते हैं, तो उसको तो हम अपने आप डिफेंड करेंगे ना। वो तो हम बताएंगे कि भाई सच्चाई क्या है। आप जब तक हमारी माँ के ऊपर नहीं आ रहे थे, हमारी बहनों के ऊपर नहीं आ रहे थे, तो हम कुछ नहीं कह रहे थे। राजनीति मतभेद अलग है, लेकिन आप जो ये घिनौनी राजनीति इस तरीके से करने लग जाएंगे तो हम तो चुप नहीं रहेंगे। फिर नहीं, आपको नहीं लगता कि परिवार अगर एक साथ रहता तो जो पासवान परिवार का राजनीतिक रसूख था बिहार में, ये तो जग जाहिर है भाई। परिवार एक रहता है, मजबूती रहती है, ये तो कोई दोहराई नहीं है इस बात में। लेकिन परिवार एक रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। इस पर बातचीत नहीं की आपने कभी? लगता है बातचीत नहीं की चिराग पासवान से कि भैया? उधर से कोई बातचीत नहीं है। बातचीत बहुत कोशिश की गई, बहुत बार की गई, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उधर से कोई ऐसा कभी भी बातचीत करने का रिस्पांस नहीं आया। लेकिन देखिए, जब पार्टी दो धड़े में बढ़ती है, सवाल चूंकि आप चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है, एक दो सवाल और है, फिर आपकी राजनीति पर भी आएंगे। आप ये समझिए कि पार्टी दो धड़े में क्यों बढ़ती है। कभी आपने इस पे ये बात की, कभी आपने सोचा कि पार्टी बटी कैसे, किसने बांटी पार्टी को? पार्टी ये तो आप बताएंगे ना, किसने बांटी पार्टी को? ना हमने बांटी, ना हमने टुकड़े किए, ना हमारे पापा ने टुकड़े किए, किसी ने टुकड़े नहीं किए। एक प्रक्रिया की गई जिसमें हमारे जो उस वक्त के सांसद थे और हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, जो आज भैया के साथ हैं, ये भी मैं बता दूं, जो आज भैया के साथ है, चाहे परिवार के भी सदस्य भैया के साथ हो, ये सब आके भैया के बारे में ये शिकायत करते थे। और इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि भाई आप निर्णय लीजिए, नहीं तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सांसदों की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो सांसद हैं, आज भी भैया के पार्टी में सांसद हैं, उन्होंने कहा कि आप कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये चीजें जब हुई, उस वक्त हमको भी ये सब चीजें नहीं पता थी क्या हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन उस वक्त निर्णय यह लिया गया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका दोबारा से चयन किया जाए, और फिर एक प्रक्रिया के तहत एक नॉमिनेशन डेट रखा गया, स्क्रूटनी डेट रखा गया और वोटिंग डेट रखा गया, जो कि हमें लगता है हर पार्टी में होता है, हर जगह होता है। और एक प्रक्रिया के तहत एक चुनाव किया गया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगा। हम सबने वो प्रक्रिया में शामिल, हम सबके हुए और हम लोगों ने वोट दिया। अगर उनको लगता था तो वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते, वो भी इस प्रक्रिया में नॉमिनेशन भरते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाता है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं तो आपका जो फ्लोर लीडर है पार्लियामेंट में, वो भी आपके बदल जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो थे उस वक्त, उन्होंने मंजले पापा को, उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के, उनको उन्होंने फ्लोर लीडर उन्होंने बना दिया। अब ये चीजें हो गई, हम भी उस पार्टी के सांसद थे, भैया भी उस पार्टी के सांसद थे और सभी को उस पार्टी के सांसद थे। लेकिन आपने जो कहा बंटवारा हुआ या पार्टी टूटी, वो कैसे टूटी? उस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव थे विधानसभा के, जो कि एक कुशेश्वर स्थान में चुनाव था, हमारे समस्तीपुर लोकसभा में आता है, और एक भैया के लोकसभा में तारापुर में हमें लगता है चुनाव था, उपचुनाव थे, वहां पे था। तो हम लोगों ने कहा
एक लोक जनशक्ति पार्टी ने यह निर्णय लिया, क्योंकि हम अभी 2019 का चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़े हैं, अभी भी हम एनडीए गठबंधन को हम समर्थन देंगे और एनडीए गठबंधन से जो भी प्रत्याशी होंगे हम उसको समर्थन देंगे। और इस पे हम लोग आगे थे, लेकिन उस वक्त भैया ने यह कहा कि नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अपना एक जो है उम्मीदवार उतारेगी। जब इस पे बात आगे बढ़ी, उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कंफ्यूजन ना हो तो इस पे बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नहीं भाई, उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा नहीं, हम जो है ये करने जा रहे हैं और हम लोग समर्थन देंगे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन भैया का कहना था कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर एक पक्ष को चुनाव लड़ना है, क्योंकि दोनों एक ही दल में हैं और एक कह रहा है कि नहीं लड़ना, एक कह रहा है कि लड़ना है, तो ये नहीं हो सकता है। तो आपको अलग सिंबल दिया जाता है और आपको अलग सिंबल दिया जाता है, आप चुनाव लड़िए। आप समझे? ये जो अलग अलग हुआ, ये वहां से शुरुआत हुई। ना हम चाहते थे, ना पापा चाहते थे, कोई नहीं चाहता था कि यह चीज हो, क्योंकि वो उस वक्त एनडीए से चुनाव लड़के सांसद बने। लेकिन जब उपचुनाव आया, उपचुनाव में वो समर्थन एनडीए को नहीं देना चाह रहे थे। वो उपचुनाव में कह रहे थे कि वो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अलग से सिंबल दिया और जो पार्टी का सिंबल था वो फ्रीज हुआ। ये जो बंटवारा, ये जो टूट जो आप कह रहे हैं, ये सब की शुरुआत जो है वहां से हुई। इस सब का जो जड़ है वो है। लेकिन फिर भी मोदी के हनुमान तो चिराग पासवान खुद को कहते रहे हैं और देखिए भरोसा भी तो जताए। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर ये सियासत में ऐसी जंग है तो देखिए सबसे ज्यादा 5 सीट जीत करके आ गए, 5 के 5 उनके सांसद चुन के आ गए, पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और एनडीए ने उन्हीं को अपने साथ रखा। पशुपति पारस की पार्टी को साथ नहीं रखा, आपको साथ नहीं रखा। आप ये समझिए कि वो 5 सीट जीत के आए, समर्थन हमारा भी था उसमें। क्या हमारा समर्थन नहीं था? समर्थन हमारी पार्टी का भी था। लोक जनशक्ति पार्टी इसके पूर्व में भी सारे चुनाव जीती हैं। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पशुपति कुमार पारस जी हैं, हमारे मझले पापा, वो होते थे, बड़े पापा होते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके पूर्व में भी चुनाव जीती है, चुनाव हारी भी है पार्टी। तो ये कहना कि उनके बदौलत जब उपचुनाव जब हुए थे, जब वो उन्होंने उपचुनाव जब लड़ा था, जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुआ था, वो आप उसका डाटा आप निकाल के देख लीजिए। उसका आप डाटा निकाल के देख लीजिए। वो अकेले चुनाव लड़े थे। आप देख लीजिए कितना वोट लेके आए थे। जमानत जब्त हो गई थी उनके कैंडिडेट्स की। तो आप कैसे, अब उनके ही संसदीय क्षेत्र से उनका उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाता है, लेकिन जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो उनसे ज्यादा सीटें लेके, उनसे ज्यादा वोट लेके आता है। तो आप क्या कहिएगा? उनको, उनकी अपनी संसदीय क्षेत्र में उनका पकड़ दिया, आप ये कहिएगा? गठबंधन में आप चुनाव लड़े हैं। हाँ, अगर वो अकेले चुनाव लड़ जाते तो परिणाम देख लेते। जो परिणाम वो 2020 में लेके आए थे वही परिणाम होता। तो ये कहना, अब आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी के हनुमान बनते हैं, लेकिन ऐसा क्या हनुमान आप बन रहे हैं कि उनके खिलाफ में आप चुनाव लड़ जाते हैं? उपचुनाव होता है तो एनडीए के खिलाफ में आप चुनाव लड़ जाते हैं। 2020 का विधानसभा का चुनाव उनके खिलाफ में लड़ जाते हैं। लेकिन जब आपकी अपनी खुद की चुनाव, जब आप चुनाव की बारी आती है, तब आप सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही बिहार में लॉ एंड, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रहते हुए नहीं समझ रही है क्या? सब समझ रही है। क्या करिएगा, सब समझ रही है। एक सवाल है, चूंकि जब हम इस इंटरव्यू को कर रहे थे तो एक सवाल आपको लेकर के आया था कि ये जरूर पूछिएगा प्रिंस राज जी से कि आपका टिकट कटने में क्या कोई पारिवारिक साजिश थी या सिर्फ आप मतलब एक तरह से कह दिया गया नहीं प्रिंस पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपको लगता है एक पारिवारिक साजिश के तहत आपका टिकट कटा समस्तीपुर से? देखिए, साजिश हो या जो हो, ये तो सब देख रहे हैं क्या है नहीं है। रही बात चुनाव लड़ने की नहीं लड़ने की, तो हम चुनाव नहीं लड़े और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर सब कुछ हमने निर्णय छोड़ा था। हमने पिताजी के ऊपर निर्णय छोड़ा था, जो आप निर्णय लेंगे हमको वो स्वीकार होगा और चीजें उस हिसाब से हुई। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक आरोप आपने अभी हालिया लगाया, जब खगड़िया की घटना है, जब आपको हम बता देते हैं, जब मां को लेकर के आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और बहुत सुर्खियां बनी वो खबर। क्या एग्जैक्टली सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में परिवार के अंदर जो है मतभेद इतने हो गए कि उसको फलक पर आना पड़ता है और मीडिया में खबर बन जाती है? एक बार आप पुराना एक हिस्सा निकाल के देखें। एक बार हम गांव गए थे। हम भाई, हमारा तो
जन्म स्थल है खगड़िया, और हम वहाँ हर महीनों में कई बार जाते रहते हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है कि मीडिया लेके जाएं और जो है मीडिया लेके कौन जाता है? हाँ, पॉपुलैरिटी बटोरे, हमें ये आदत क्या नहीं आरोप है। लगा रहे हैं आप? ये भी चिराग पासवान पे तंज कस रहे हैं आप? नहीं, हमने तो आपका कोई वीडियो नहीं देखा कि आप घर जा रहे हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, और हमें भी देखिए कहने का क्या मतलब है। आप अपने घर जा रहे हैं तो मीडिया को लेके जाइएगा, तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप, ये किस्सा पुरानी किस्सा है, मुझे लगता है 4 साल हो गया होगा, आप देखें 3-4 साल। तो हम जो अपने गाँव गए तो गए, बड़ी माँ से मिले। बड़ी माँ से मिलने के बाद वहाँ पे साधु जीजा जी वहीं थे, हमें नहीं पता था वो वहाँ है, लेकिन गए, मिले, मुलाकात हुआ, सब कुछ हुआ, और फोटो वोटो खींचा गया, सब कुछ हुआ। तो हमने फोटो डाल दिया कि बड़ी माँ से आज जाके मिले, और ये फोटो जब वो डला तो क्या हुआ नहीं हुआ, वही हमारे जिया जी हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लग गए। आप उनसे भी इंटरव्यू लीजिएगा, वो आपको सच्चाई बताएंगे, वो उस घटना के बारे में आपको बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। साधु जिया जी जो हैं वो बताएंगे आपको। तो क्योंकि हम गांव चले गए और इनके हो गया कि ये गांव कैसे चले गया, क्यों ये जाके से सबको मिल रहा है, तो किसी तरीके से प्रेशर डाल के कि नहीं तुम उसके खिलाफ में बोलो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, और ये चीजें हुई। वही हाल हुआ हमारी माँ जब गांव पहुंच गई। हमारी माँ गांव पहुंची, वो गांव में 2 दिन रही, और बड़ी माँ के साथ वो रही, खाना पीना बनाया, सब कुछ हुआ, पूरे गांव के लोग देख रहे हैं, सब कुछ हुआ। जब हमारी माँ आ रही थी, वापस खगड़िया आ रही थी सरबन्नी से, तो बड़ी माँ जो है गाड़ी तक छोड़ने के लिए आई उनको, और सब कुछ हुआ, नॉर्मल हुआ। लेकिन अचानक ही ऐसा माहौल बना दिया गया। देखिए, वो बड़ी माँ है, गांव में रही है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता राजनीति क्या है, कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, क्या षड्यंत्र नहीं रच रहा है। भाई हम लोग देखते हैं ना, हमें पता है वो किस हाल में वहां रहती हैं। अब उन्हें किस तरीके से बोल बाल के उषा दीदी वहां पहुंच गई, वो अपने बेटे को लेके क्या उन्होंने माहौल बनाया, क्या उल्टा फुल्टा बोला। और भैया के पार्टी के लोग, इनके दलित सेना जो इनके जो SC ST प्रकोष्ठ आई थिंक प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके जिला अध्यक्ष, और ये सारे जो हैं एक फर्जी सिग्नेचर, बड़ी माँ का एक फर्जी हस्ताक्षर करवा के वहां थाने में ये कंप्लेन करा दिया कि भाई ये जो है आके हमें घर से इन्होंने निकालने का हमें प्रयास किया, रूम में ताला मार दिया। इस तरीके का जो है, हम तो धन्यवाद देंगे वहां के सभी स्थानीय निवासियों का, हम धन्यवाद देंगे वहां के सभी ग्रामीणों का, कि जब आपकी टीम, मीडिया की टीम जब वहां पहुंची उनसे बात करने के लिए, और उन्होंने सच्चाई जब बताई, तो इनके झूठ का जो है इनका भांडा फूटा। पता चला कि ये किस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं, और घर की महिलाओं को भी ये नहीं बख्शते हैं। राजनीति में घर की महिलाओं को भी लाके ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये इनका सच्चाई सामने आया। ठीक है प्रिंस जी, देखिए देश की सियासत बदलती है, राजनीति अपना रंग बदलता है, और सब कुछ होता है इसी सियासत में। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे भी भाई के साथ आ गए। इस बात की संभावना है कभी कि कहेंगे कि नहीं भाई चलो सारे शिकवे गिले भुला देते हैं, आ जाइए एक साथ पार्टी में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब भैया ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, और क्योंकि उन्हें पार्टी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि भाई हमें पार्टी से मतलब है, हमें परिवार से मतलब नहीं है। और उन्होंने जब ये घर वर उन्होंने रिश्ते सारे तोड़ दिए, तो पहला राखी आया था, पहला राखी था, और हमारी बहन ने राखी भेजा। जब राखी भेजा तो उन्होंने अपने स्टाफ से, अपने ऑफिस के स्टाफ से वो राखी जो है वापस भिजवा दिया। आप जब कभी भी भैया से मिलिएगा या इंटरव्यू लीजिएगा, उनसे पूछिएगा क्या प्रिंस ने कभी प्रयास किया आपसे बातचीत करने का, क्या प्रिंस ने कभी प्रयास किया चीजों को ठीक करने का, क्या प्रिंस के भाई ने कभी प्रयास किया चीजों को ठीक करने का। तब वो जो जवाब देंगे, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। चलिए ठीक है, साक्ष्य के साथ जवाब देंगे, साक्ष्य के साथ आप जवाब देंगे। अब एक सवाल आता है, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी ये नाम जैसे ही किसी के जहन में या कोई भी सुनता है तो रामविलास पासवान का चेहरा याद आता है। बिहार की सियासत में और देश की सियासत में, यूं कहें दलित अधिकार की बात के लिए हमेशा रामविलास पासवान को याद किया जाएगा। आपको लगता है कि उनके जाने के बाद से जो एक टूट परिवार में हुई है और जो एक शून्यता आई है, उसकी भरपाई अब नहीं हो पाएगी या नहीं हो पा रही अब तक? देखिए, अभी तक तो नहीं हो पा रही है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जब देखिए
एकता में बल हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हैं। जब तीनों भाई एक थे, बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या मंझले पापा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी या हमारे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, जब ये तीनों भाई एक थे और एकजुटता थी, तो आप देख लीजिए इन्होंने क्या क्या मुकाम इन्होंने हासिल किए। इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने अपना नाम कमाया, इन्होंने जनता के लिए आवाज उठाया और बहुत सारी चीजें इन्होंने किया। लेकिन हमारे पिताजी का जब निधन हुआ, उसके बाद से चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिखरनी शुरू हुई। हाँ, बिखरनी शुरू हुई। बड़े पापा हमारे पिताजी के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गए। उनका एक जो सहारा था वो एक तरीके से समझिए वो टूट गए। वो जब भी हम बड़े पापा से मिलते थे, अक्सर हमारे पिताजी के बारे में बात करते, तो अब हमें महसूस होता था कि ये कमी जो है वो उनको खलती रहती है। लेकिन जैसे ही बड़े पापा ने भी हम लोगों का साथ छोड़ दिया, जब वो गुजर गए, तो परिवार में ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई जो कि ठीक नहीं थी। हमने बहुत कोशिश किया चीज़ों को ठीक रखने का, कि चीज़ें अच्छे से चलें, मेल जोल से चलें, लेकिन हम तो भाई परिवार में छोटे हैं, हम कितना ही कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा बिहार राजनीति पे कुछ बात कर लेते हैं। चूंकि तेजस्वी यादव एक तरफ उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तेजस्वी के लिए आप प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन में? अगर देखिए, चूंकि अभी सीटों पर बात, चूंकि आपने कहा है कि अभी शुरू नहीं हुई है, एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा देश में भी चल रहा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव में कितनी संभावना है इस बात को लेकर? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी अभी उन्होंने जब उन्होंने काम किया है, जब उनको मौका मिला, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नौकरियां दी हैं, कई चीज़ें उन्होंने की है और उन्होंने साबित किया है कि भाई वो उनको जब मौका मिलेगा तो वो ज़रूर काम करके दिखाएंगे। रही बात चुनाव की, रही बात गठबंधन की, जो गठबंधन में जो निर्णय लिया जाएगा, अगर हम उस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो हम लोग उस निर्णय के साथ रहेंगे। और जहां जहां हम लोग जाएंगे, हमने क्या कहा, हमारी प्राथमिकता अभी बिहार है। हमारी प्राथमिकता है कि बिहार में ये जो जंगल राज तो एक छोटा शब्द हो गया है, राक्षस राज आप बोलिए, कि आज के दिन, आज के जमाने में जो बिहार में जिस तरीके का माहौल बन रहा है, इसके विरुद्ध हम लोगों की लड़ाई है और इसके विरुद्ध हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। ठीक है, एक और सियासत में उभरता हुआ नाम है प्रशांत किशोर का। उनकी राजनीति, अभी वो लगातार कह रहे हैं कि हम 20 साल से जो सत्ता में सरकार है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे और लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनकी राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, तो देखिए, वो प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात है। हम लोग जब दही चूड़ा का जब आयोजन कर रहे थे तो हम गए थे, उन्हें हम न्योता भी दे के आए थे। उसके पहले हमारी उनकी कभी मुलाकात नहीं है। और लेकिन देखिए, वो उनका कहना है 20 साल की सरकार वो हटाना चाहते हैं। वो भी जो मुद्दे वो रखते हैं, वो सारे मुद्दे हम लोग भी रख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति एक मुद्दा रख रहा है, दूसरा व्यक्ति वही मुद्दा रख रहा है, तो आप समझ जाइए कि बिहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब रही बात 20 साल की सरकार की बात की, वो कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, तो आधा क्रेडिट तो वो ये भी लेते हैं कि भाई 2015 में हम इनको लेके आए, 2000 इसमें हम इनको लेके आए। तो आप जब क्रेडिट ले रहे हैं तो आप 20 साल की बात ना करें, आप हाल फिलहाल की बात करें। एक और सवाल, चूंकि सोशल मीडिया पे इसकी भी खूब चर्चा होती है, अब छोटे भाई बैठे हुए, चलिए राजनीतिक मतभेद अलग बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मुख्यमंत्री बनेंगे अगर चिराग पासवान, तो छोटे भाई के तौर पर प्रिंस कितने खुश होंगे? अरे भाई, वो बने हैं, उनके पार्टी के लोग तो अभी भी पोस्टर लगा रहे थे कि भाई बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव चाहिए। हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले वो लोग पोस्टर चला रहे थे और भैया बोल भी रहे थे कि भाई उन्हें बिहार बुला रहा है। एक भाई होने के नाते क्यों खुशी नहीं होगी? जरूर खुशी होगी। बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, तो बिहार के तो वो सांसद हैं। अब भैया तो यही बोलते हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है। अब ये जवाब तो वो दें कि 3 बार के सांसद बिहार से हैं, मंत्री बने हैं, बिहार कोटे से बने हैं। बिहार में उनका, वो कहते हैं कि बिहार में पले बड़े हैं। खैर, वो पले बड़े नहीं है बिहार में, लेकिन उनका कहना है। लेकिन अब बिहार बुला रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? अब हमें तो नहीं समझ में आता है इसका क्या मतलब है। कभी कहते हैं बिहार में कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, हम मजबूरी में हम समर्थन में है, तो वो उनकी बातें हमें समझ में नहीं आते हैं। ये बातें भैया ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल है, छोटे छोटे 2 सवाल हैं आखिरी, माफ करिएगा। एक तो बिहार में जो अभी चीजें चल रही हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, मुकेश सहनी कह रहे हैं हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम पद चाहिए। कांग्रेस पार्टी का दावा, वो कह रही है कि 70 सीटों पर चुनाव हम लड़े थे,
हमें उतनी ही सीटें चाहिए। तेजस्वी यादव की पार्टी भी 120 प्लस का दावा करती है। आखिर आपको लगता है कि पेंच जो है वो उलझा हुआ है इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर? ऐसे में पशुपति पारस की एंट्री अगर होती भी है तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसेगा। नहीं, देखिए चीज़ें बात की जाती हैं और जिसकी जो डिमांड है उसको हमें लगता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको सम्मान दे के उसको किया जाता है, लेकिन एक लक्ष्य देखा जाता है। लक्ष्य क्या है, उस पे काम किया जाता है, उस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए उसके लिए काम किया जाता है। और हमें लगता है कि जितने भी गठबंधन साथी हैं या जो भी जितने भी नेता हैं उन्हें वो बहुत पुराने हैं, अनुभवी हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें लगता है कि ये 2-3 बैठक के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सभी कोई एक मुद्दे पे आके मतलब आप खुद को मानते हैं कि आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा है? हम लोग अभी ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जब भी इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका ऐलान करेंगे, बाकी गठबंधन के नेता इसका ऐलान करेंगे, औपचारिक ऐलान करेंगे, तब हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप चुनाव तो नहीं लड़ पाए 2024 में, भारतीय जनता पार्टी से राहें अलग होती हैं, इसका मलाल है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया, प्रिंस चुनाव नहीं लड़ पाए, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ पाए, जबकि आपने बिना शर्त समर्थन दिया था? बिल्कुल, हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया और चीज़ें थी भी, ऐसी भी नहीं है, और हम भी प्रचार कर रहे थे, ऐसी बात भी नहीं है कि कोई कुछ ऐसा कह सके। और लेकिन चीज़ें जब सम्मान के ऊपर बात आ जाती है, आत्मसम्मान के ऊपर बात आ जाती है और धोखे की बात आ जाती है, तो आदमी कब तक साथ दे। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी चर्चा हो रही है और अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। इन सब के बीच प्रिंस राज पासवान से हमने बातचीत की। इन्होंने परिवार में इनके जो भाई के साथ रिश्ते हैं उन पर, आने वाले बिहार की राजनीति में इनका कदम क्या होगा, इस पर बेबाकी से अपनी बात रखी। आप न्यूज रूम में आए और तमाम सवालों का जवाब दिया। प्रिंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद।